अभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। हम यहाँ पे इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम था क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इसको किस बेसिस पे आपको कहा कि भाई ये जो स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपको डिसकंटिन्यू करना होगा या इसमें कुछ चेंजेज वो बदलाव के लिए आपको बताएगी। तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये है क्या। तो पहली बात तो अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो होता बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है। बॉन्ड्स ये आपको पेपर होते हैं और ये पेपर आप खरीदते हैं पैसे दे के। तो कंपनीज को जब पैसे रेज करने होते हैं तो वो मार्केट में बॉन्ड्स रिलीज करती है और मार्केट्स में बॉन्ड्स, जब आप उस बॉन्ड को खरीदते हैं और आप कंपनी को क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं, कंपनी उस पर आपको प्रॉफिट या डिविडेंड पे करती है। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये दिस वाज यूज टू फंड द पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल फंडिंग के लिए ये बॉन्ड यूज किया जाता था। इसका प्रोसेस ये था कि भाई आपको जो है एसबीआई आपको ऑथोराइज किया गया था। एसबीआई को, एसबीआई क्या करती थी, ये पेपर रिलीज करती थी, कमर्शियल पेपर या बॉन्ड्स रिलीज करती थी। अब ये बॉन्ड्स आपको रिलीज करने का अधिकार जो था ये केवल और केवल एसबीआई को दिया गया था। और ये बॉन्ड्स के थ्रू एसबीआई से अगर कोई इंसान, कोई भी आपको इंडिविजुअल है या कोई भी आपको कॉरपोरेट है, ठीक है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों अपना पेमेंट करके दे कैन पे द मनी टू द एसबीआई ब्रांच। और ये जो है एसबीआई जो है ब्रांच जो होगी ये उसको क्या करेगी, बॉन्ड इन लोगों को दे देगी। नाउ ये बॉन्ड इनको मिल जाएगा एंड दिस बॉन्ड, ये आपको ये बॉन्ड क्या करेंगे, दे विल गिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज को, इनको जिनको भी देना होगा ये अपना बॉन्ड ये उसको दे देंगे। ठीक है, ये बॉन्ड उसको देने के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज वापस से एसबीआई के पास जाएंगी। वापस से जाने के बाद दे विल गिव बैक द बॉन्ड्स एंड यहाँ से एसबीआई इनको क्या करेगी, इनको मनी ट्रांसफर कर देगी। तो ये स्कीम हुआ करती थी पूरी की पूरी, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हुआ करती थी। अब बात ये था कि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कंडीशंस थे। कंडीशंस ये थे कि ये आपको पेमेंट उसी को दिया जाएगा या बॉन्ड वही खरीद सकता है जिसका लेजिटिमेट अकाउंट हो। तो यानी कि आप अकाउंट के थ्रू ही खरीद सकते हैं, किसी भी जो अकाउंट के थ्रू ही, एसबीआई के अकाउंट के थ्रू ही खरीद सकते हैं। दूसरा जो कंडीशंस था कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो ये वो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी एक तो जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जो आपको आरपीए 1951 है ये उसके अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे होना चाहिए था कि इनके पास कम से कम लास्ट इलेक्शन में इनको 1% ऑफ वोट शेयर मिला होना चाहिए, तभी ये एलिजिबल होती थी इस स्कीम के लिए। बैंक की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल जो है एसबीआई आपको ऑथोराइज थी। ये टाइम टाइम पे ही रिलीज कर सकती थी, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा अवेलेबल होगा। तो इसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन जारी किया जाता था और जब जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा उस बॉन्ड को खरीदने के 15 दिन के अंदर में जो है आपको इन कैश कराना पड़ता था। अगर ये इन कैश नहीं हुआ, ठीक है, तो वो पूरा का जो पैसा था, बॉन्ड का पैसा था, वो पीएम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाया करता था। इनिशियल जो इसको 2017 में इंट्रोड्यूस कराया गया था ये हमने यहाँ पे देखा। मेन इसका पर्पस यही था कि भाई जो ब्लैक मनी आपको फंड यूज होता है इलेक्शंस में उसको काउंटर किया जाए, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इसको यूज किया जाए। आइडिया ये था कि जो लोग भी ये फंड खरीद रहे होंगे, जो लोग भी ये बॉन्ड खरीदेंगे, उनका पूरा का पूरा जो डेटा होगा वो बैंक्स के पास होगा, ठीक है, और बैंक्स के थ्रू वो आरटीआई या बाकी तरीके से यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ऑल ये इसको क्या कर सकते हैं, दे कैन फाइंड आउट कि ये पैसा जो है लेजिटिमेट सोर्सेज से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बेसिक आइडिया हुआ करता था इसका। बट यहाँ पे एक ये भी था कि इसने एक एनोनिमिटी दे दी थी कि भाई ये आइडिया बैंक को तो हुआ करता था बट पॉलिटिकल पार्टीज जो है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, सपोज करो बीजेपी को किसी ने फंड की तो कांग्रेस को नहीं पता चलता था कि किसने इनको फंडिंग करी है। तो ये आपको जो है डोनर्स की एनोनिमिटी को भी बचाने का काम किया करता था। सो ये बेसिक आइडिया हुआ आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। लेकिन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपको कुछ एक्ट्स में भी बदलाव किए गए थे। यहाँ पे जैसे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 को चेंज किया गया था, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट आपको ये डील करता है रिसिप्ट ऑफ डोनेशन बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिपोर्टिंग ऑफ सच डोनेशन टू द इलेक्शन कमीशन, ये आपको किया गया था। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में भी चेंजेस किए गए थे कुछ, टू प्रोवाइड द टैक्स एग्जेम्पशन एंड बेनिफिट फॉर डोनेशंस मेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन भी मिला करते थे। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 इसको भी चेंज किया गया था। यहाँ पे था कि कंपनीज वेर नाउ अलाउड टू एलोकेट फंड्स फॉर द परचेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड एज पार्ट ऑफ देयर सीएसआर स्पेंडिंग। तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि उसके थ्रू इनको फंडिंग करनी होती है कुछ स्पेशल केसेस में, तो उसके थ्रू
ये उस पैसे का यूज कर सकते थे टू बाय द आपको इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ और भी किया गया था कि पहले जो है कंडीशन हुआ करती थी कि 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि ये कितना फंडिंग कर सकते हैं, बट ये कंडीशन भी इसको क्या कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी। साथ ही साथ एक चेंज और किया गया था कि इसके पहले जो हुआ करता था बिफोर दिस चेंज वाज मेड कि भाई आपको जो भी फंडिंग होगी वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगी कितना फंडिंग इलेक्शन में आपको करना है पॉलिटिकल पार्टीज को, बट ये कंडीशन को भी क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो आपको हुए थे। साथ ही साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी चेंज किया गया था कि भाई एसबीआई ही इसको क्या कर सकती है, इशू कर सकती है या रिडीम कर सकती है। ये आपको बेसिक था जो आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में था। अब बात हुई कि भाई इसको चैलेंज क्यों किया गया, तो एक बात हो गई थी कि ये एनोनिमिटी दे रहा था। तो हुआ कि जो अगर आप ब्लैक मनी को कर तो करने की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो है अनरीजनेबल फंडिंग किसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है, उसको बेसिस पे यहाँ पे लोगों ने इसको चैलेंज किया था। प्रशांत भूषण जो इस केस के एडवोकेट रहे, आपको 3 लोग थे जनरली, एक तो सीपीआईएम थी, दूसरा जो था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था जो आपको एनजीओ है, और तीसरी एनजीओ जो कॉमन कॉज करके है। इन तीनों ने इसके खिलाफ केस फाइल किया था। अब यहाँ पे जो प्रशांत भूषण ने कहा कि सिटीजन्स हैव अ राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टीज एंड कैंडिडेट सीकिंग देयर वोट्स। ठीक है, तो भाई किस को फंडिंग कहाँ से हो रही है, वो फंडिंग को जो है आप आरटीआई में लेके आइए, यानी पॉलिटिकल फंडिंग को आप आरटीआई में लेके आइए। वो नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हैम्पर करता है, हमें पता ही नहीं चलता कि किसको फंडिंग मिल रही है, कहाँ से मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि दिस स्कीम वुड डिस्टिंक्टली फेवर द रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अब देखो एसबीआई को रेगुलेट करने का काम तो गवर्नमेंट ही कर रही है, राइट, और एसबीआई ही कहीं ना कहीं आपको फंड्स अलाउ करा रहा है, या फंड्स जो आपको देने का काम है, बॉन्ड्स इशू करने का जो काम है वो एसबीआई ही कर रहा है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कह रहा है कि गारंटी ऑफ एनोनिमिटी, तो इस आपको रूलिंग पार्टी को तो पता चलेगा, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा, और इसके वजह से रूलिंग पार्टी और बाकी कॉर्पोरेट्स की डील हो सकती है कि भाई आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में लाइसेंसेज लीज या पॉलिसी चेंज करके आपको मदद कर दूंगा। तो ये भी एक आर्गूमेंट रहा कि ये आपको जो है ये आपको फेवर करता है रूलिंग गवर्नमेंट को। साथ ही साथ कपिल सिब्बल भी थे इसमें, उन्होंने कहा कि दिस स्कीम कुड रिजल्ट इन कंपनीज फेलिंग देयर ड्यूटी टुवर्ड द शेयर होल्डर। तो जो पहले आपको एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ करता था, तो एनुअल जनरल मीटिंग में आपको सारे के सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बट ये कंडीशन आपने खत्म कर दी, तो जो आपका बोर्ड है वो बोर्ड ही डिसाइड कर दे रहा है कि भाई कितनी फंडिंग देने का है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ये भी एक आर्गूमेंट था। अब बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अच्छा, इसके पहले आज सुबह के पेपर में, न्यूज़पेपर में एक आई थी कि बीजेपी गॉट 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशन इन 22-23। तो जितने कॉर्पोरेट डोनेशन आए थे आप देख सकते हैं कि 680 करोड़, मोर देन 680 करोड़ का जो डोनेशन है वो आपको बीजेपी को मिला है, यानी ये 90% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी इससे डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट हो सकती हैं, और यही आर्गूमेंट आपको जो है आपको यहाँ पे प्रशांत भूषण ने दिया भी था कि डिसफेवर जो है ये रूलिंग गवर्नमेंट को करता है। ये रिपोर्ट भी आपको एडीआर ने ही निकाली थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया कि कैसे ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इसके वजह से आपको इशू हो रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 4 सवाल पूछे जनरली। पहला था कि डज द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम वायलेट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो आपका आरटीआई है अंडर आर्टिकल 19(1)(a, क्या उसको वायोलेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो था आइडिया कि यस दिस वायोलेट द आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि देखो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा ये वो फंडिंग करेगा, और फंडिंग करा के वो क्या कर सकता है, वो अपने तरीके से पॉलिसीज़ को चेंज करा सकता है। तो दिस कुड लीड टू पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। तो ये कहीं ना कहीं अगर मनी एंड पॉलिटिक्स जो दोनों साथ साथ चलती हैं, ये इसको प्रमोट कर रहा है। तो इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन आपकी वायलेट हो रही है, क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि ये किसके कौन से लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये आपको ये जनता को पता होना चाहिए। ये बात जो है ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने कही। दूसरी, इज कर्बिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इलेक्ट्रल फाइनेंसिंग अ लेजिटिमेट रीजन टू रिस्ट्रिक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब देखो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड तो है, बट यहाँ पे एक जजमेंट आई थी जिसको कहते हैं पुट्टा स्वामी जजमेंट। और पुट्टा स्वामी केस में जो जजमेंट दिया गया था उसमें कहा गया था
कि भाई आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला तो ये होना चाहिए कि लॉ होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पर चलो गवर्नमेंट जो है आपको चेंजेस कर देगी, गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए थे आपको इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में, तो यहाँ से तो पास हो गई। दूसरी जो बात थी यहाँ पे कहा था कि दिस लॉ मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट, आप क्या करना चाहते हो ये लेजिटिमेट होना चाहिए। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का आर्गूमेंट था कि भाई हम जो है ब्लैक मनी को आपको कर्व करना चाहते हैं, प्राइवेसी ऑफ डोनर्स को जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये भी ठीक ठाक रहा। बट जो तीसरा आर्गूमेंट था वो ये था कि भाई जो तीसरा होना चाहिए कि देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी किसके बीच में, कि जो आपने लॉ बनाया है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्शन है, जो ऑब्जेक्शन आउट टू अचीव, ठीक है, तो एफआर और जो आपका ऑब्जेक्शन आपने लगाया है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि छोटे काम के लिए बहुत बड़ा लॉ बना रहे हो। तो सीजीआई ने कहा कि ये जो तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये आपको फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। द स्टेट डिड नॉट अडॉप्टेड द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड, ये आइडिया आपको सीजीआई ने दिया, ठीक है। आप दूसरे तरीके आजमा सकते थे, ये तरीका 100 आपके लिए सही नहीं जा रहा है। ये आपको कहानी रही दूसरे आर्गूमेंट पे कि ये क्या कहा गया, ठीक है। सो इनका सिंपल सा बात यही था कि आप आरटीआई, आप ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए जो है आप आरटीआई से एग्जेम्पशंस नहीं दे सकते, ये इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं बात करी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा था कि वेदर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आरटीआई जस्टिफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोनर प्राइवेसी, तो क्या आपको आरटीआई से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बात यही हुई, लोगों ने, जो आपको ओपोजिशन थे उसने कहा कि बहुत सारे कॉरपोरेशंस जो हैं वो कॉरपोरेशंस आपको फंडिंग कर रहे हैं इसको, और इसके वजह से डोनर की प्राइवेसी तो ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं आपको पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कराएगा, और पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कराएगा, सो इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो राइट टू प्राइवेसी ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन डज नॉट एक्सटेंड टू दोज कंट्रीब्यूशन विच मे बी मेड टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी, तो ये बात यहाँ पे सीजीआई ने कही। इसके अलावा जो चौथा था, वेदर अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय कंपनीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको लेकर आपको सीजीआई ने कहा कि भाई देखो दिस कैन बी अलाउड, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो ट्रांजेक्शन करती हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, और बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं ताकि बाद में आपको क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे अगर आप फंडिंग कर रहे हो वो भी बिना कंट्रोल के, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, बाद में गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस आप कर सकते हैं। और इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी देखना है आगे इसमें और क्या डेवलपमेंट होता है, बट अभी के लिए ये डेवलपमेंट है। तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में क्या क्या चीज़ें थी इसको जाने, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जब और थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आएगी तो फिर हम इसको लेकर के आगे वीडियो आपको बनाते रहेंगे। सो यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस डिस्कशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे टू गेट मोर अपडेट्स। सो कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।